हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुकुल। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी SSC लेखपाल के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको यूपी SSC के हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। लेखपाल के दृष्टिकोण से यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, OSI मॉडल की किस लेयर पे फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल और एरर कंट्रोल दोनों एक साथ पहली बार बॉटम टू टॉप सुनिश्चित किए जाते हैं। OSI मॉडल क्या होता है? इसको कहते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये क्या होता है कि डेटा को या कंप्यूटर नेटवर्किंग में डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक कैसे पहुंचता है, वो एक फ्रेमवर्क पे काम करता है। तो हमको OSI मॉडल की ऐसी लेयर बतानी है जिसमें फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल दोनों एक साथ पहली बार बॉटम टू टॉप सुनिश्चित किए जाते हैं। मतलब OSI मॉडल की वो कौन सी लेयर है जिसमें फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल दोनों एक साथ ही सुनिश्चित किए जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर क्या होती है? डेटा लिंक लेयर जो होती है वो क्या करती है, डेटा को फ्रेम्स में डिवाइड कर देती है और फिजिकल एड्रेसिंग के लिए मैक एड्रेस का मैनेजमेंट करती है। ठीक है, तो ये डेटा को जब फ्रेम्स में बांटती है तो ये ध्यान रखती है कि उसका जो फ्लो है वो सही रहना चाहिए और उसमें कोई भी एरर ना आनी चाहिए। मान लीजिए उसमें कोई एरर आ रही है तो इसको कंट्रोल करके उसको सही कर देती है। तो फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल दोनों को सुनिश्चित करने के लिए कौन सी लेयर जिम्मेवार है? तो डेटा लिंक लेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यदि डेटा सेगमेंट के रूप में है, ठीक है, अब मान लीजिए डेटा थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग है, सेगमेंट्स के रूप में है, तो वह OSI की किस लेयर पे प्रोसेस हो रहा है? अगर डेटा सेगमेंट्स के रूप में है तो वो किस लेयर पे प्रोसेस हो रहा होगा? ठीक है, तो एक तो हमने पढ़ा पीछे कि जो डेटा लिंक लेयर होती है वो क्या करती है, डेटा को फ्रेम्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे बताना है कि सेगमेंट के रूप में अगर डेटा पहले से ही है तो वो किस लेयर पे होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है, ये OSI मॉडल की सबसे इम्पोर्टेंट लेयर है। ठीक है, इसको OSI मॉडल का हार्ट भी कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर को OSI मॉडल का हार्ट भी कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर यह सुनिश्चित करती है कि डेटा जो है सही क्रम में बिना किसी त्रुटि के। ठीक है, तो जब सेगमेंट के रूप में डिवाइड है तो हो सकता है कुछ पार्ट उसका आगे हो, कुछ पार्ट पीछे हो, तो उसको सही क्रम में लाने के लिए और उसको त्रुटि रहित बनाने के लिए, मतलब उसको एररलेस करने के लिए कौन सी परत जिम्मेवार होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर। तो अगर डेटा हमारा सेगमेंट के रूप में है, मीन्स पैकेट्स के रूप में पहले से ही है, तो वो OSI की ट्रांसपोर्ट लेयर पे प्रोसेस हो रहा होगा। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, उस डेटा को, सेगमेंट को सही क्रम में लगाएगी और जो भी एरर होगी उसको वो फाइंड आउट कर देगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। IP एड्रेसेस का लॉजिकल एड्रेसिंग कार्य किस लेयर पे होता है? ठीक है, या मतलब कहते हैं कि कौन सी लेयर IP एड्रेसेस को मैनेज करती है या IP एड्रेसेस को यूज करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा नेटवर्क लेयर। कौन सी लेयर? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या करती है कि यह डेटा को सही रास्ते पे भेजने का काम करती है, ये रूटिंग का काम करती है। नेटवर्क लेयर किसका काम करती है? रूटिंग का काम करती है। रूटिंग का काम करने के लिए ये यूज़ किसका करती है? तो ये IP एड्रेसेस को यूज़ करती है। ठीक है, ये डेटा को कहीं पे भी भेजने के लिए IP एड्रेसेस को यूज़ करती है। ठीक है, यहाँ पर जो डेटा होगा, हम जो हमारा डेटा होगा उसको क्या कहा जाएगा? उसको पैकेट्स कहा जाता है। ठीक है, तो अगर IP एड्रेसेस को फॉलो करने वाली कौन सी लेयर होती है, IP एड्रेसेस का यूज़ करने वाली कौन सी लेयर होती है? तो वो होती है हमारी नेटवर्क लेयर। ठीक है, नेटवर्क लेयर IP एड्रेस IPv4 और IPv6 दोनों का यूज़ करती है।
यहाँ पे डेटा को क्या कहा जाएगा, तो पैकेट्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेटवर्क लेयर पर फ्रेगमेंटेशन की आवश्यकता क्यों। क्वेश्चन है हमारा कि नेटवर्क लेयर पर फ्रेगमेंटेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें बहुत बड़ा डेटा होता है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। ऑप्शन है हमारे सुरक्षा बढ़ाने के लिए, तो डेटा हमारा जब छोटा हो जाएगा तब तो वो सुरक्षित नहीं रहेगा। ठीक है, बी ऑप्शन है जब डेटा पैकेट का आकार MTU मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट से बड़ा हो, मतलब एक लेयर जो ज़्यादा से ज़्यादा कितना डेटा भेज सकती हो उससे भी बड़ा होता है, तो क्या करता है उस डेटा को वो तोड़ता है छोटे छोटे पार्ट्स में, तो इसको कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन। तो नेटवर्क लेयर पर फ्रेगमेंटेशन की आवश्यकता क्यों होती है, तो जब डेटा पैकेट का आकार बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो उस डेटा को आगे भेजने के लिए, दूसरे नेटवर्क तक भेजने के लिए छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ना पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जब डेटा पैकेट का आकार MTU मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट से बड़ा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, OSI मॉडल की वह कौन सी लेयर है जो केवल सॉफ्टवेयर लेयर के रूप में जानी जाती है और एंड यूजर के सबसे करीब होती है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक पॉइंट नोट करना है कि एंड यूजर के सबसे करीब होती है। इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर में OSI मॉडल की वह कौन सी लेयर है जिसका यूजर सबसे पहले इस्तेमाल करता है। ठीक है, कंप्यूटर में जितनी भी लेयर्स हैं उन सभी में ये जो कंप्यूटर का यूजर होता है वो किस लेयर के करीब होता है। ऑप्शन नंबर ए है नेटवर्क लेयर, बी है सेशन लेयर, सी है एप्लीकेशन लेयर, डी है फिजिकल लेयर। तो यूजर क्या होता है, एक एप्लीकेंट होता है, ये एप्लीकेशंस का यूज करता है। ठीक है, तो एंड यूजर सबसे करीब किस लेयर के होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, तो यह सबसे ऊपरी लेयर होती है, किसी भी मॉडल की सबसे ऊपरी लेयर एप्लीकेशन लेयर होती है, क्योंकि यहाँ पे यूजर जो होता है वो किसी भी मॉडल को इंस्ट्रक्शंस देता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे ऊपरी लेयर कौन सी होती है, एप्लीकेशन लेयर, ये एंड यूजर के सबसे करीब होती है और सीधा यूजर से इंटरेक्ट होती है, जैसे क्रोम ब्राउजर या व्हाट्सएप हो गया, इन सब में सबसे पहले कौन सी लेयर होगी, एप्लीकेशन लेयर होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इंक्रिप्शन और कंप्रेशन का कार्य मुख्य रूप से किस लेयर द्वारा किया जाता है। इंक्रिप्शन का मतलब है डेटा को हमारा सुरक्षित कौन रखेगा। ठीक है, इनक्रिप्ट कौन करेगा, कोड कौन करेगा। ठीक है, ताकि उसको कोई डिकोड ना कर पाए, चुरा ना पाए। और कंप्रेशन मतलब बहुत बड़ा डेटा है तो उसको कंप्रेस किया जाए, छोटा फॉर्म बना दिया जाए उसको, जिससे उसको भेजने में थोड़ा आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये कौन सा काम करता है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर, बी है सेशन लेयर, सी है ट्रांसपोर्ट लेयर, डी है एप्लीकेशन लेयर। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है, ये कंप्यूटर में OSI मॉडल की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है, जो डेटा को इनक्रिप्ट करती है, उसको सुरक्षित रखती है, उसको कंप्रेस करने का काम करती है। ठीक है, ये होती है प्रेजेंटेशन लेयर। ये डेटा को क्या करती है, एक फॉर्मेट में इनक्रिप्ट कर देती है, जिससे कि डेटा चोरी नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रेजेंटेशन लेयर। इनक्रिप्शन और कंप्रेशन का काम कौन करेगा, तो प्रेजेंटेशन लेयर करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसपोर्ट लेयर पर पोर्ट नंबर्स का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, पोर्ट नंबर्स का यूज क्यों किया जाता है। जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है हमारी, वो IP एड्रेसेस को यूज करती है। ठीक है, IP एड्रेसेस में पोर्ट नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इन पोर्ट नंबर्स का यूज क्यों किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा, डिवाइस को खोजने के लिए। ठीक है, डिवाइस को खोजने के लिए। बी है हमारा, एक ही कंप्यूटर पर चल रहे विशिष्ट प्रोसेस या सर्विस को पहचानने के लिए। दूसरा है IP एड्रेस छिपाने के लिए। डी ऑप्शन है हमारा, डेटा की गति को बढ़ाने के लिए। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पोर्ट नंबर्स का यूज क्यों करती है, डिवाइस खोजने के लिए तो नहीं करेगी। ठीक है, IP एड्रेस छिपाने के लिए भी नहीं करेगी, क्योंकि IP एड्रेस साफ साफ लिखा भी होता है।
डेटा की गति को बढ़ाने का काम भी नहीं करेगी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर, क्योंकि ये क्या करती है कि उसको सिस्टमेटिक वे में आगे ट्रांसमिट करने का काम करती है, सही पते पर पहुंचाती है बिना किसी त्रुटि को, तो थोड़ा टाइम भी लग जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक ही कंप्यूटर पर चल रहे विशिष्ट प्रोसेस या सर्विस को पहचानने के लिए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे पोर्ट नंबर्स का प्रयोग क्यों किया जाएगा, क्योंकि हर एक विशिष्ट काम के लिए अलग अलग पोर्ट नंबर होगा, ठीक है। तो एक ही कंप्यूटर पर चल रहे विशिष्ट प्रोसेस या सर्विस को पहचानने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर पे पोर्ट नंबर्स का यूज किया जाता है, ठीक है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, थ्री वे हैंडशेक। थ्री वे हैंडशेक SYN ACK किस प्रोटोकॉल और किस लेयर से संबंधित है। तो ये थ्री वे हैंडशेक क्या है, ठीक है। थ्री वे हैंडशेक क्या है, जब डेटा को हम किसी जगह पे भेजते हैं तो एक तो यूजर हो गया जो किसी डेटा को भेज रहा होगा, बीच में एक्नॉलेजमेंट के लिए कोई फिजिकल डिवाइस होगी, तीसरा एक एक्नॉलेजमेंट होगा जो डेटा को रिसीव करेगा। तो SYN क्या होता है, ये क्लाइंट होता है जो सर्वर को पैकेट्स भेजता है, डेटा भेजता है और कहता है क्या हम बात कर सकते हैं, मेरा सीक्वेंस नंबर ये है, ठीक है। तो ये यूजर हो गया, उसने क्या किया, सिंक्रोनाइज किया डेटा और उसको आगे भेजा। फिर क्या हुआ, जो SYN एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा या इसको कहेंगे सिंक्रोनाइज एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो जब यूजर ने उस डेटा को भेजा, आगे भेजा, ठीक है, और उसको बताया कि मेरा सीक्वेंस नंबर ये है, तो सर्वर उसको रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है, हम बात कर सकते हैं, मुझे आपका मैसेज मिल गया है, ठीक है। क्या करेगा, यूजर ने डेटा भेजा, मान लो सीपीयू तक डेटा पहुंचा, सीपीयू ने उसको प्रोसेस किया, तो वो बोलेगा या सर्वर बोलेगा उसको कि आपका डेटा मुझे मिल गया है, आपका क्वेश्चन मुझे मिल गया है, आपका मैसेज मुझे मिल गया है। लास्ट में होगा एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट क्या होगा, वो सर्वर तुरंत क्लाइंट को जवाब देगा, ठीक है, मुझे आपकी अनुमति मिल गई है, अब मैं डेटा भेजना शुरू करता हूँ। फिर वो क्या होगा, उस डेटा को भेज देगा। तो ये एक प्रकार का ट्रांसमिशन है, ठीक है। थ्री वे हैंडशेक क्या है, डेटा ट्रांसमिशन है, और ये बहुत ही विश्वसनीय डेटा ट्रांसमिशन है, ठीक है, क्योंकि ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, ये वायरलेस तो होगा नहीं। तो हमारा जो कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसमिशन होता है वो किस लेयर में होता है, ऑप्शन नंबर है UDP, नेटवर्क लेयर। UDP को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ये क्या होती है, वायरलेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे थ्री वे हैंडशेक तो होगा नहीं, ठीक है। दूसरा है TCP, ट्रांसपोर्ट लेयर। TCP क्या होती है, TCP होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन को कंट्रोल किया जाता है, जब डेटा भेजा जाता है तो एक फॉर्म, मतलब ये 1 बाई 1 करके आगे बढ़ता है, ठीक है। तीसरा है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल विद एप्लीकेशन लेयर। फिर फोर्थ है IP एड्रेस डेटा लिंक लेयर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा, थ्री वे हैंडशेक के लिए किस प्रोटोकॉल जो जिम्मेदार होगी वो होगी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और जो लेयर संबंधित होगी वो ट्रांसपोर्ट लेयर होगी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर में मेनली दो प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है। एक होता है TCP और दूसरा होता है UDP। TCP क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, जिसमें थ्री वे हैंडशेक होता है, मतलब एक यूजर होगा, फिर यूजर इंस्ट्रक्शन देगा सर्वर को, सर्वर उससे क्लाइंट से संपर्क करेगा, तो क्लाइंट से डेटा यूजर को भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे थ्री वे कन्वर्जेशन होता है, थ्री वे हैंडशेक इसीलिए बोल दिया जाता है, ठीक है। UDP क्या होता है, इसको बोलते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। ये कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल होता है और अविश्वसनीय होता है। जैसे मान लो हम वाईफाई से कोई डेटा, या कह दें मतलब जैसे हम एक मोबाइल से डेटा दूसरे मोबाइल तक भेजते हैं किसी माध्यम से, जैसे शेयरिट के माध्यम से कोई डेटा भेजते हैं, तो UDP के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो जब थ्री वे हैंडशेक होगा तो वहाँ पे TCP होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और ये ट्रांसपोर्ट लेयर से संबंधित होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, CSMA कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। ये तकनीक कहाँ पे इस्तेमाल होती है, या ये तकनीक किस लेयर से संबंधित होती है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए है नेटवर्क लेयर पर राउटिंग में, तो एक तो कैरियर सेंस है, मल्टीपल एक्सेस है, तो राउटिंग में मल्टीपल एक्सेस वहाँ पे प्रतिबंधित है, मल्टीपल है नहीं, वहाँ सिंगल यूजर हैंडल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है हमारा डेटा लिंक लेयर पर ईथरनेट में, सी ऑप्शन है फिजिकल लेयर के केबल में, डी ऑप्शन है सेशन लेयर में। तो CSMA-CD जो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन तकनीक है, ये इस्तेमाल होती है डेटा लिंक लेयर में और ईथरनेट में यूज होती है। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि है क्या ये। कैरियर सेंस का मतलब क्या है? कैरियर सेंस का मतलब है डेटा भेजने से पहले कंप्यूटर देखता है कि जिस पाथ पे वो डेटा भेज रहा है वहां पे कोई और डेटा तो नहीं भेज रहा है। अगर ऐसा होता है तो वो रुक जाता है। कंप्यूटर क्या देखता है कि जहां पे वो डेटा भेज रहा है वहां पे कोई और डेटा तो नहीं भेज रहा है। अगर ऐसा है तो वो रुक जाता है। मल्टीपल एक्सेस का मतलब क्या है? मल्टीपल एक्सेस का मतलब है कि जब एक रूट पर कई सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है, एक एक करके डेटा आगे भेजा जाता है। तो यहाँ पे जब इसको एक्सेस मिलेगा तब ये काम करेगा। विद कोलिजन डिटेक्शन, कोलिजन डिटेक्शन का मतलब होता है टकराव को पहचानना। ठीक है, इसके बावजूद अगर मान लो एक ही पाथ पे दो लोगों ने अचानक से डेटा भेज भी दिया किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो क्या होगा, वहां पे टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो जो CSMA-CD तकनीक है ये कोलिजन को डिटेक्ट कर लेगी। ठीक है, डिटेक्ट कर लेगी और क्या करेगा, उसे पहचान लेगी और अपने डेटा को रोक लेगी जिससे उसका डेटा क्षतिग्रस्त ना हो पाए। तो इसका प्रयोग ईथरनेट में किया जाता है डेटा ट्रांसमिशन में, और डेटा लिंक लेयर में इसका यूज होता है क्योंकि डेटा लिंक लेयर में ही डेटा थोड़े थोड़े फॉर्मेट में या फ्रेम्स में भेजा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डेटा लिंक लेयर पर ईथरनेट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल किस लेयर से संबंधित है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये भी नेटवर्क लेयर से संबंधित है। ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल जिम्मेवार किस चीज़ के लिए होती है? तो जब नेटवर्क लेयर हमारा डेटा को ट्रांसमिट करता है या सही रूट पे भेजता है तो ये प्रोटोकॉल देखता है कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो एरर पहचानने के लिए ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल यूज होता है। और ये किस लेयर पे काम करता है? तो ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है। ठीक है, एक सही रूट पे जब डेटा भेजा जाता है तो उसमें जो डेटा में एरर है उसको पहचानने के लिए ये नेटवर्क लेयर पे काम करती है। किस प्रोटोकॉल का यूज करती है? तो ICMP पिंग प्रोटोकॉल पे काम करती है, ये पिंग कमांड पे ये काम करती है। ठीक है, ICMP काम किस पे करती है? नेटवर्क लेयर पे। कमांड कौन सा होता है? पिंग कमांड होता है। और ये किस लिए यूज होती है? तो ये डेटा ट्रांसमिशन के ड्यूरिंग एरर को पहचानने के लिए प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। मेमोरी पदानुक्रम, मेमोरी हायरार्की में लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का क्या अर्थ है? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है डेटा को दूर भेजना, बी है प्रोसेसर द्वारा बार बार एक ही मेमोरी लोकेशन या उसके पास के डेटा का उपयोग करना। ठीक है, सी है डिस्क स्पेस खाली करना, डी है रैम की स्पीड कम करना। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रोसेसर क्या करता है कि जब उसको किसी डेटा की ज़रूरत होती है तो मेमोरी में डेटा को सर्च आउट करता है। तो सर्च आउट करेगा तो सबसे पहले पास का डेटा ढूंढेगा, अगर वहाँ पे नहीं मिला तो उसके आगे जाएगा, उसके आगे जाएगा। इसे ही कहेंगे लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अपने लोकल जगह में पहले ढूंढेगा फिर आगे जाएगा। तो प्रोसेसर बार बार एक ही मेमोरी लोकेशन या उसके पास के डेटा का उपयोग करता है, तो इसे क्या कहा जाता है? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्या है? वर्चुअल मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? नाम से ही पता चल रहा है वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, मतलब एक काल्पनिक मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है कंप्यूटर की रैम बढ़ाना भौतिक रूप से, क्योंकि फिजिकल रूप से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब पॉसिबल है लेकिन वर्चुअल मेमोरी के थ्रू पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या है?
प्रोग्राम को यह भ्रम देना कि उसके पास रैम से बड़ी मेमोरी उपलब्ध है, ये डिस्क का उपयोग करके जो हार्ड डिस्क में लगी होगी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज को हटाना। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ग्राफिक्स कार्ड को सपोर्ट करना। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी क्या करती है, ये प्रोग्राम को भ्रम देती है, उसको भ्रमित करती है कि उसके पास रैम से बड़ी मेमोरी है और वो डेटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का भी यूज करती है। ठीक है, तो ये होगी वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 13, कैचे मेमोरी में राइट थ्रू पॉलिसी का क्या मतलब है। ठीक है, कैचे मेमोरी में राइट थ्रू पॉलिसी का क्या मतलब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है केवल कैश में डेटा लिखना। कैश में डेटा लिखा नहीं जाता है क्योंकि ये रैम और सीपीयू के बीच काम करता है, तो ये गलत हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, कैशे और मेन मेमोरी दोनों में एक साथ डेटा अपडेट करते रहना। जब जरूरत हो सीपीयू को तो सीपीयू को डेटा दे दे, जब उसको जरूरत हो रैम से डेटा निकाल ले। ठीक है, मतलब रैम और सीपीयू के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने का काम कौन करती है, कैशे मेमोरी करती है। तो और सी ऑप्शन क्या है, डेटा को केवल हार्ड डिस्क में लिखना। हार्ड डिस्क का कोई मतलब ही नहीं होता है कैशे का। कैशे को डिलीट करना, मतलब जो डेटा इसके पास आता है उसको डिलीट करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैशे और मेन मेमोरी दोनों में एक साथ डेटा अपडेट करते रहना। राइट थ्रू पॉलिसी का मतलब क्या है कि वो जो डेटा वो ले रही है सीपीयू से और रैम को दे रही है, रैम से ले रही है, सीपीयू को दे रही है, इसको बार बार अपडेट करते रहना। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 14, एसोसिएट मेमोरी को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, एसोसिएट मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है। एसोसिएट मेमोरी को अटैच मेमोरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, बाहर से जो लगी हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, मदरबोर्ड पे लगी होती है। बी है रोम, रीड ऑनली मेमोरी, ये भी प्राइमरी मेमोरी हो, ये भी इंटरनल मेमोरी हो गई। सी है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, कैम, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी मीन्स जो भी कंटेंट उसको प्रोवाइड कर रहा है उसको उसी टाइम में, रियल टाइम में वो क्या करता है, उसी में स्टोर करता है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर बंद होगा वो डेटा नहीं दिखाई देगा। ठीक है, डी ऑप्शन है कैचे, तो ये रैम और सीपीयू के बीच काम करती है। तो जो एसोसिएट मेमोरी होती है वो हमारी क्या होती है, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी होती है। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के मुकाबले एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी तेज क्यों होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है क्योंकि यह कैपेसिटर का उपयोग करती है। ठीक है, कैपेसिटर का यूज करती है। कैपेसिटर क्या होता है, जहाँ पे एनर्जी को सेव करके रखा जाता है थोड़े समय के लिए, फिर जब जरूरत होती है तो उसको वापस एनर्जी का यूज कर लिया जाता है, तो कैपेसिटर की का उपयोग करती है। ठीक है, बी ऑप्शन है क्योंकि इसमें डेटा रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है, फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करता है। पकड़ लिया तो। ऑप्शन नंबर सी है क्योंकि यह सस्ती होती है, सस्ती से कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है क्योंकि इसका आकार बड़ा है। ठीक है, तो डी रैम के मुकाबले जो स्टैटिक रैम होती है वो थोड़ा फास्ट होती है क्योंकि इसमें डेटा बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करती है। फ्लिप फ्लॉप क्या है, पर सेकंड जो बाइनरी बिट का यूज़ करते हैं वो फ्लिप फ्लॉप कहलाते हैं। 0 बिट का यूज़ कर लेते हैं, 1 बिट का स्टोरेज यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें डेटा को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है, फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करती है। डायनेमिक रैम में क्या होता है कि डेटा को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है मेमोरी इंटरलीविंग तकनीक का उपयोग क्यों किया जाता। मेमोरी इंटरलीविंग तकनीक का यूज़ क्यों किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है डेटा बैकअप के लिए, तो डेटा बैकअप को लेकर हम लोग अलग से स्टोरेज डिवाइस रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी है मेमोरी की इफेक्टिव स्पीड, बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है वायरस रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है स्टोरेज क्षमता बढ़ाने के लिए। तो मेमोरी इंटरलीविंग जो टेक्निक है इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, तो जो मेमोरी की इफेक्टिव स्पीड होती है उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर की जो कार्यक्षमता या परफॉर्मेंस होती है और डेटा एक्सेस करने की गति को बढ़ाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मेमोरी इंटरलीविंग का यूज़ करते हैं।
मेमोरी इंटरलीविंग जो टेक्निक है ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए और सर्वर्स में बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और सर्वर्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। तो बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए, जिससे हमारे कंप्यूटर की कार्य क्षमता बढ़े, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, उस टेक्निक को क्या कहेंगे, मेमोरी इंटरलीविंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, EEPROM में डेटा कैसे मिटाया जाता है। EEPROM में डेटा कैसे मिटाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है अल्ट्रावायलेट किरणों से, बी है विद्युत सिग्नल इलेक्ट्रिकल चार्ज से, सी है चुंबकीय शक्ति से, डी है इसे मिटाया नहीं जा सकता है। EEPROM का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजिबल प्राइमरी रीड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रॉनिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नाम से ही सिद्ध हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज से इसको डिलीट किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत सिग्नल इलेक्ट्रिकल चार्ज से EEPROM को डेटा मिटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है TLB ट्रांसलेशन लुकासाइट बफर का उपयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हार्ड डिस्क की गति बढ़ाने में, बी है वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में बदलने की प्रक्रिया पेजिंग को तेज करने में, ऑप्शन नंबर सी है इंटरनेट सर्फिंग में, ऑप्शन नंबर डी है ऑडियो प्रोसेसिंग में। ठीक है, तो जो प्रोसेस है TLB ट्रांसलेशन लुकासाइट बफर, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो ये एक प्रकार का, एक तो ये कैसे मेमोरी की तरह काम करता है, एक हार्डवेयर होता है लेकिन कैसे मेमोरी की तरह काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो CPU को वर्चुअल एड्रेस मिलता है, ठीक है, CPU जो वर्चुअल एड्रेस प्राप्त करता है उसको असली फिजिकल एड्रेस में बदलने का काम करता है। ठीक है, तो TLB क्या है, ये वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में बदलने की एक प्रक्रिया को तेज करता है। उसमें पेजिंग भी आया है, पेजिंग टेक्निक को तेज करता है। पेजिंग क्या है, तो जब कंप्यूटर की रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी भर जाती है तो सिस्टम क्या करता है कि जो कम इस्तेमाल होने वाला डेटा है उसको रैम से निकाल के हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, जब रैम कंप्यूटर की भर जाती है तो कंप्यूटर जो सिस्टम होता है वो क्या करता है, रैम का जो डेटा यूज नहीं हो रहा होता उसको हार्ड डिस्क के निकाल के, उसको रैम से निकाल के हार्ड डिस्क में भेज देता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पेजिंग कहा जाता है या स्वैपिंग कहा जाता है। तो TLB ट्रांसलेशन लुकासाइट बफर का उपयोग कहाँ किया जाएगा, वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में बदलने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, एक 64 बिट प्रोसेसर की डायरेक्टली एड्रेसेबल मेमोरी कितनी हो सकती है। 64 बिट प्रोसेसर की डायरेक्टली एड्रेसेबल मेमोरी कितनी हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 4GB, बी है 16 एक्साबाइट्स थ्योरेटिकल, सी है 1 टेराबाइट, डी है 64 मेगाबाइट। ठीक है, तो जो 64 बिट प्रोसेसर है ये डायरेक्टली एड्रेसेबल मेमोरी इसकी कितनी हो सकती है, तो ये होती है 16 एक्साबाइट। ठीक है, 16 एक्साबाइट, डायरेक्टली कहें तो 2 की पावर 64। 64 बिट प्रोसेसर जो होता है उसकी होती है 16 एक्साबाइट 2 की पावर 64। अगर हम 32 बिट की बात करें तो 32 बिट की जो होती है वो 4GB के बराबर होती है, 4GB के बराबर, या डायरेक्टली कहें तो 2 की पावर 32। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 16 एक्साबाइट। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 20, बैंक स्विचिंग तकनीक का क्या कार्य है। बैंक स्विचिंग तकनीक का क्या कार्य है। ऑप्शन नंबर ए है ऑनलाइन बैंकिंग सुरक्षित करना, बी है प्रोसेसर की एड्रेसिंग सीमा से अधिक मेमोरी का उपयोग करना, सी है डेटा को पेनड्राइव में डालना, डी है रैम को रीसेट करना। तो बैंक स्विचिंग टेक्निक जो है इसका कार्य क्या है, तो ये क्या करती है, प्रोसेसर की एड्रेसिंग सीमा से अधिक मेमोरी का उपयोग करती है। बैंक स्विचिंग एक टाइप की स्वैपिंग प्रोसेस है
जिसमें क्या होता है डेटा रैम से हार्ड डिस्क में चला जाता है और ये क्या होता है अधिक मेमोरी का यूज करता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 21, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का उपयोग किस लेयर पर फ्लो कंट्रोल के लिए किया जाता है। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का उपयोग किस लेयर पे फ्लो कंट्रोल के लिए किया जाता है। अभी हमने पीछे पढ़ा था फ्लो कंट्रोल के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार होती है, फ्लो कंट्रोल के लिए कौन सी परत जिम्मेदार होती है। ऑप्शन नंबर ए है फिजिकल लेयर, बी है डेटा लिंक लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर, दोनों भी होती हैं। सी है एप्लीकेशन लेयर, डी है सेशन लेयर। तो जो फिजिकल लेयर होती है ये क्या होती है, सबसे निचली लेयर होती है। ये हार्डवेयर से संबंधित होती है जिसमें केबल स्विच वोल्टेज होता है। तो विंडो प्रोटोकॉल में फ्लो कंट्रोल तो फिजिकल लेयर नहीं करेगा। सी ऑप्शन है एप्लीकेशन लेयर, यूजर ओरिएंटेड होता है, इसमें भी फ्लो कंट्रोल नहीं होगा। सेशन लेयर क्या होता है, ये दो कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्शन स्थापित करने का कार्य करता है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में फ्लो कंट्रोल के लिए हम किसका यूज करते हैं, डेटा लिंक का और ट्रांसपोर्ट लेयर का। ठीक है, डेटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों का प्रयोग हम फ्लो कंट्रोल के लिए करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर, मल्टीप्लेक्सिंग टीडीएम एफडीएम मुख्य रूप से ओएसआई मॉडल के किस लेयर पे लागू की जाती। ऑप्शन नंबर ए है ट्रांसपोर्ट लेयर, बी है नेटवर्क लेयर, सी है फिजिकल लेयर, डी है प्रेजेंटेशन लेयर। तो अगर अब आपने अभी पिछला वाला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को जरूर आप सॉल्व कर पाएंगे। मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एक किसी केबल या फाइबर या हार्डवेयर के थ्रू एक साथ कई सिग्नल भेज सकते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। ठीक है, जब हमको डेटा किसी हार्डवेयर के थ्रू केबल या फाइबर के थ्रू भेजना होता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग। और हार्डवेयर का यूज कौन करता है, डेटा ट्रांसमिशन में हार्डवेयर का यूज कौन करता है। ऑप्शन ए है ट्रांसपोर्ट लेयर, बिल्कुल नहीं करती है। ये क्या करती है, ये डेटा को सही क्रम में त्रुटि रहित भेजती है। बी है नेटवर्क लेयर, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि नेटवर्क लेयर डेटा को रूटिंग के लिए काम करती है, आईपी एड्रेस का यूज करती है। ऑप्शन नंबर डी है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है, ये ट्रांसलेशन का काम करती है, ये डेटा के फॉर्मेट इंक्रिप्शन और कंप्रेशन का काम करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या करता है कि डेटा को भेजने के लिए हार्डवेयर, केबल हो गया, स्विच हो गया, वोल्टेजेस हो गए, इनको भेजने के लिए फिजिकल लेयर यूज करती है। ठीक है, तो हार्डवेयर का यूज या मल्टीप्लेक्सिंग में मुख्य रूप से ओएसआई की कौन सी लेयर कार्य करती है, तो हो जाएगा फिजिकल लेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, जब डेटा को एक नोड से दूसरे नोड पर भेजा जाता है तो किस लेयर पर मैक एड्रेस को इनकैप्सुलेट किया जाता है। ठीक है, जब डेटा को एक नोड से दूसरे नोड पर भेजा जाता है तो मैक एड्रेस को इनकैप्सुलेट कहाँ पे किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है नेटवर्क लेयर, बी है डेटा लिंक लेयर, सी है फिजिकल लेयर, डी है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, तो डेटा इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी डेटा लिंक लेयर। तो अभी बताए थे कौन सी लेयर होती है जो मैक एड्रेस का प्रबंधन करती है या मैनेजमेंट करने का काम करती है। तो जहाँ कहीं भी मैक एड्रेस का नाम आ जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगी, डेटा लिंक लेयर। ठीक है, डेटा लिंक लेयर क्या करती है, मैक एड्रेस को मैनेज करती है और उसको इनकैप्सुलेट करती है ताकि डेटा जो हमारा है वो नोड टू नोड या एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहे, मीन्स एक जगह से भेजें तो डायरेक्ट दूसरी जगह पर पहुंच जाए। तो मैक एड्रेस को कौन यूज करता है, डेटा लिंक लेयर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, ब्राउटर ब्रिज प्लस राउटर किन लेयर्स पर
एक साथ कार्य कर सकता है। ब्रिज एंड राउटर दोनों आ गया, ब्रिज और राउटर। राउटिंग के लिए आपको बताए थे, पहली लेयर हमारी फिजिकल होती है, दूसरी डेटा लिंक लेयर, तीसरी नेटवर्क लेयर, चौथी ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, तो ब्रिज और राउटर, रूटिंग के लिए कौन सा जिम्मेदार होती है? तो राउटर के लिए जिम्मेदार होती है नेटवर्क लेयर या लेयर थर्ड। ठीक है, लेयर थर्ड। और ब्रिज के लिए कौन सी जिम्मेदार होती है? जो डेटा को फ्रेम्स में बांटती है, मैक एड्रेस का यूज करती है, तो वो होती है डेटा लिंक लेयर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेयर 2 एंड 3, मीन्स डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। ये दोनों, एक तो डेटा लिंक लेयर हो गया ब्रिज के लिए और राउटर के लिए नेटवर्क लेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। टीसीपी आईपी मॉडल में होस्ट टू होस्ट लेयर लेकर ओएसआई मॉडल की किस लेयर के समकक्ष इक्विवेलेंट होती है? ठीक है, तो एक तो डेटा ट्रांसमिशन के लिए कंप्यूटर नेटवर्किंग में दो मॉडल्स हैं, एक ओएसआई मॉडल मींस ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, दूसरा है टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो हमसे कहा गया है कि टीसीपी आईपी मॉडल में होस्ट टू होस्ट लेयर ओएसआई मॉडल की किस लेयर के समकक्ष होती है? तो जब डेटा हमारा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है या होस्ट टू होस्ट भेजा जाता है, तो उसके लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार होती है? कौन सी जिम्मेदार होती है? राउटिंग के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार होती है? तो होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। कौन सी? ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि डेटा त्रुटि रहित रहे और सही पते पर पहुंचे। होस्ट टू होस्ट का मतलब है एक होस्ट से डेटा डायरेक्ट दूसरे होस्ट तक पहुंचे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 26। एरर डिटेक्शन के लिए उपयोग होने वाला सीआरसी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक किस लेयर पे जनरेट किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है ट्रांसपोर्ट लेयर, बी है नेटवर्क लेयर, सी है डेटा लिंक लेयर और डी है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेटा लिंक लेयर, क्योंकि यह क्या करता है, मैक एड्रेस को मैनेज करती है और डेटा को फ्रेम टू फ्रेम बांटती है, जिससे क्या होता है, हमारा डेटा जो होता है उसमें जो भी एरर होती है वो डिटेक्ट हो जाती है। और जो टेक्निक यूज होती है उसको सीआरसी बोलते हैं, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27। गेटवे ओएसआई मॉडल की किस लेयर पे काम करता है? ठीक है, 27 है, गेटवे ओएसआई मॉडल की किस लेयर पे काम करता है? ऑप्शन नंबर ए है केवल नेटवर्क लेयर पे, बी है केवल ट्रांसपोर्ट लेयर पे, सी है सभी सातों लेयर्स पे, डी है केवल फिजिकल लेयर पे। तो जो गेटवे होता है वो ओएसआई मॉडल में सातों लेयर पे काम करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेटवे सभी लेयर्स पे काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जिटर नेटवर्किंग में क्या है? ठीक है, जिटर का नेटवर्किंग में क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में जिटर का यूज क्या होता है या जिटर होता क्या है? ऑप्शन नंबर ए है डेटा पैकेट का खो जाना, मतलब डेटा बीच से ही कहीं गायब हो जाए। बी है पैकेट के आवागमन के समय में भिन्नता, मतलब कि रिसीविंग का जो समय था उससे या तो लेट पहुंचा है या उससे पहले पहुंच गया है। सी है नेटवर्क की कुल बैंडविड्थ। ठीक है, डी है केबल की लंबाई। तो जिटरिंग क्या है? जिटरिंग जो है कंप्यूटर नेटवर्किंग में है पैकेट के आगमन के समय में भिन्नता, मतलब हमने जो डेटा भेजना था या हमें जो डेटा रिसीव करना था उसकी जो आने की समय है वो कम या ज़्यादा हो गई है। एग्जाम्पल के रूप में हम वीडियो कॉलिंग को देख लेते हैं। जैसे कभी कभी वीडियो कॉलिंग चल रही होती है तो नेटवर्किंग में
प्रॉब्लम आने से क्या होता है कि कभी कभी फेस रुक जाता है, आवाज़ नहीं आती है, आवाज़ थोड़ी देर बाद सुनाई देती है, फ़ोन पर आवाज़ कटने लगती है या रोबोटिक सुनाई देती है, ब्लिंग ब्लिंग होने लगती है। ठीक है, तो जिटरिंग क्या है, जब किसी डेटा ट्रांसमिशन में डेटा के टाइमिंग में डिले होता है। ठीक है, डेटा रिसीविंग के टाइम में डिले होता है, उसे क्या कहते हैं, जिटरिंग बोलते हैं या जिटर बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, बिना कनेक्शन वाले कनेक्शनलेस डेटा ट्रांसफर के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। पहली बात, डेटा ट्रांसमिशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी नेटवर्क लेयर, क्योंकि यह रूट का फॉलो करती है। नेटवर्क लेयर में क्या होता है, ये दो प्रोटोकॉल का यूज़ करती है। नेटवर्क लेयर हमारी दो प्रोटोकॉल का यूज़ करती है, एक टीसीपी और दूसरा यूडीपी। ठीक है, टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, ये वायर्ड कनेक्शन होता है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है, केबल या किसी माध्यम से जुड़ा होता है, तो ये विश्वसनीय होता है, यहाँ डेटा चोरी होने का खतरा नहीं रहता है। दूसरा होता है यूडीपी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है कि जब हम डेटा भेजते हैं तो ये वायरलेस जो मीडियम होता है उसके थ्रू डेटा भेजते हैं। तो हमसे यही पूछा है कि बिना कनेक्शन वाले कनेक्शनलेस डेटा ट्रांसफ़र के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूडीपी, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, IPv4 एड्रेस वर्जन 4 हेडर में TTL टाइम टू लीव फील्ड का क्या कार्य है। ऑप्शन नंबर ए है डेटा की स्पीड बढ़ाना, बी है पैकेट को अनिश्चित काल तक नेटवर्क में घूमने लूप से रोकना। ठीक है, सी है पैकेट का साइज बताना, डी है एरर चेक करना। ठीक है, तो IPv4 हेडर में TTL टाइम टू लीव का मतलब है एक ऐसा समय देना, एक ऐसा समय जिसके लिए डेटा हमारा खो न जाए अनिश्चित काल के लिए, उसको रोकने के लिए हम टाइम टू लीव का यूज़ करते हैं। तो हमारे 30 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैकेट को अनिश्चित काल तक नेटवर्क में घूमने से रोकना। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 31, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस DMA का उपयोग करते समय CPU का क्या रोल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है CPU लगातार डेटा ट्रांसफ़र करता है, गलत है। बी है CPU केवल डेटा ट्रांसफ़र शुरू और ख़त्म करता है, बीच में वह फ्री रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है CPU का कोई रोल नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी है CPU अपनी गति बढ़ा देता है। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का मतलब क्या है कि CPU क्या करता है, रैम से सीधे डेटा ट्रांसफ़र करता है और वहाँ से डेटा ख़त्म करता है, बीच के टाइम में वह फ्री रहता है, क्योंकि बीच के टाइम में रैम काम करती रहती है। ठीक है, का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, मेमोरी में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन सबसे अधिक किसमें देखी जाती है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन किसमें देखी जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए है पेजिंग, बी है सेगमेंटेशन, सी है स्वैपिंग, डी है ओवरलेस। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेजिंग। ठीक है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इसका मतलब होता है कि हमारा जो बहुत सारा डेटा है उसको हम थोड़ा सा हार्ड डिस्क में थोड़ा थोड़ा करके हार्ड डिस्क में भेज दें। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो ये पेजिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो डेटा होता है हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के थ्रू डेटा रैम टू हार्ड डिस्क ड्राइव ट्रैवल कर जाता है। ठीक है, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन सबसे अधिक किसमें देखी जाती है, तो ये पेजिंग में देखी जाती है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33, बिलेडीज एनोमली, पेज फ्रेम बढ़ाने पर भी पेज फॉल्ट बढ़ना किस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में देखी जा सकती है।
ऑप्शन नंबर ए है LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, ठीक है। बी है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सी है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। डी है MRU, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा FIFO, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर पे जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उसका एल्गोरिदम किस फॉर्म में मतलब कोड होता है उसका, ठीक है। तो ये किस में होता है, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट में होता है। इसे बिलेडिस एनोमली कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी डेटा हम पहले देते हैं वही पहले प्रोसेस होता है और आउटपुट के रूप में वही मिलता है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, यूनिफाइड कैचे का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है जो रैम और रोम को मिला दे, गलत बात है। बी है जहां डेटा और निर्देश दोनों एक ही कैशे मेमोरी में स्टोर हों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है जो केवल क्लाउड पर हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है जो कभी डिलीट ना हो, ठीक है। तो यूनिफाइड कैचे का क्या मतलब है, जहां डेटा और निर्देश दोनों एक ही कैशे में स्टोर हों, ठीक है। तो ये होता है यूनिफाइड कैचे, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन है हमारा 35, डबल डेटा रेट DDR SD रैम में डेटा कब ट्रांसफर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है केवल क्लॉक के राइजिंग एज पर, ठीक है। बी है क्लॉक के राइजिंग और फॉलिंग दोनों एजेस पर। सी है केवल क्लॉक के बंद होने पर। डी है बिना क्लॉक के, ठीक है। तो DDR क्या है, डबल डेटा रेट। ये क्या होता है, राइजिंग और फॉलिंग दोनों एजेस पर डेटा ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लॉक के राइजिंग और फॉलिंग दोनों एजेस पर। नेक्स्ट है 36, मेमोरी में हिट रेशियो क्या दर्शाता है। मेमोरी में हिट रेशियो क्या दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए कितनी बार डेटा कैश में मिल गया बनाम कुल कितना प्रयास। मीन्स हमने कितनी बार डेटा को सर्च किया और कितनी बार हमें डेटा मिला। बी है डेटा डिलीट होने की दर, रेट ऑफ डेटा डिलीशन। सी है रैम की खाली जगह। डी है प्रोसेसर की गर्मी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो सही आंसर होगा, हिट रेशियो क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए कितनी बार डेटा कैश में मिल गया बनाम कुल कितना प्रयास। मतलब हमने कितना प्रयास किया और कितनी बार डेटा हमको रैम से एक्सेस होके कैशे में मिला, इसे बोलते हैं हिट रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 37, वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है रैम के आकार पे, तो हमको रैम से ही डेटा तो दूसरी जगह भेजना होता है। बी है एड्रेस बस के आकार पर डेटा रजिस्टर साइज, या कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सी है CPU की गति पे, नो वैल्यू। डी है कीबोर्ड की टाइप पे, कोई मतलब नहीं है। तो वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रेस बस के आकार पर, डेटा रजिस्टर साइज पर। जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें हम कितना डेटा भेज सकते हैं, ठीक है, एक टाइम पे, ठीक है, रियल टाइम में कितना डेटा हम उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। 38 क्या है, कैचे कोहेरेंसी की समस्या कहाँ आती है। कैचे कोहेरेंसी की समस्या कहाँ आती है। ऑप्शन नंबर ए है सिंगल प्रोसेसर सिस्टम में। बी है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में जहां कई CPU अपनी कैशे हो। बी है बिना कैश वाले सिस्टम में। सी है केवल डी है केवल कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है। तो कैसे कोहेरेंसी की समस्या कहाँ आती है, का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में जहां कई CPU की अपनी अलग अलग कैशे हो, ठीक। कैशे कोहेरेंसी का मतलब होता है कई सारी कैशे मेमोरी आके एक साइड टकरा जाएं, ठीक है। तो इसे कहेंगे कैशे कोहेरेंसी, ठीक है। तो जब मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होता है वहां हर CPU की अपनी अलग कैशे होती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, EEPROM एक आधुनिक और बहुत तेज प्रकार की कौन सी मेमोरी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
आने की प्रबल संभावना है। EEPROM एक आधुनिक और बहुत तेज प्रकार की कौन सी मेमोरी है? SRAM। पहली बात तो रोम लगा है तो रैम से कोई मतलब ही नहीं होगा। स्टैटिक रैम गलत, डायनेमिक रैम गलत हो गया, ऑप्टिकल डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लैश मेमोरी। ठीक है, EEPROM एक आधुनिक और बहुत तेज प्रकार की कौन सी मेमोरी है? तो ये फ्लैश मेमोरी है। ठीक है, जैसे ही लाइट जाती है डेटा गायब, लाइट ऑफ डेटा ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, सेकेंडरी स्टोरेज को ऑक्सिलरी मेमोरी भी क्यों कहा जाता है? सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी क्यों कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह बहुत तेज है, सेकेंडरी मेमोरी कभी तेज नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह मुख्य मेमोरी के सहायक के रूप में स्थायी स्टोरेज होती है। क्वेश्चन नंबर सी, क्योंकि यह प्रोसेसर के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यह केवल बैकअप के लिए यूज की जाती है। तो जो सेकेंडरी मेमोरी होती है या ऑक्सिलरी मेमोरी उसको कहते हैं क्योंकि यह मुख्य मेमोरी के सहायक मेमोरी के रूप में स्थायी स्टोरेज देती है। ऑक्सिलरी मेमोरीज होती कौन कौन सी हैं? तो हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, SD कार्ड हो गया। ठीक है, ये सब हमारी ऑक्सिलरी मेमोरीज होती हैं। तो ऑक्सिलरी मेमोरीज क्या होती हैं? ये सहायक मेमोरीज होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम क्विक रिकैप कर लेते हैं, अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसका एक बार रिकैप करते हैं। ठीक है, चलिए भैया, पेजिंग किस प्रकार की मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है? पेजिंग किस प्रकार की मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है? तो नॉन कॉन्टिग्युअस है, नॉन कॉन्टिग्युअस है। पेजिंग क्या होती है? ये कॉन्टिन्यूसली नहीं होती है। जब रैम को एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होता है तो जो अनयूज डेटा होता है उसको हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र कर देती है और उसको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है। तो ये नॉन कॉन्टिग्युअस होती है, पेजिंग नॉन कॉन्टिग्युअस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, मैक एड्रेस को और क्या कहते हैं? ठीक है, मैक एड्रेस को और क्या कहते हैं? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बर्न्ड इन एड्रेस कहते हैं, बर्न्ड इन एड्रेस। इसका मतलब होता है कि रियल टाइम में जिस पे काम हो रहा होता है, जो काम कर रहा होता है उसको क्या कहते हैं? बर्न्ड इन एड्रेस बोलते हैं। अगला है भैया, स्विच कौन सी लेयर डिवाइस है? डेटा लिंक लेयर डिवाइस है, लेकिन लेयर 3 स्विच भी आते हैं। तो स्विच कौन सी लेयर डिवाइस है? तो डेटा लिंक लेयर, क्योंकि स्विच में डेटा फ्रेम्स में जाता है, थोड़ा थोड़ा करके जाता है। TCP कैसा प्रोटोकॉल है? तो अभी पीछे बताए थे, TCP कनेक्शन ओरिएंटेड है, UDP कनेक्शन लेस है, मीन्स वायरलेस है। ठीक है, तो कनेक्शन ओरिएंटेड हो गया। नेक्स्ट है हमारा, बायोस को अपडेट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फ्लैशिंग कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बायोस को अपडेट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फ्लैशिंग कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मेन मेमोरी की स्पीड किसमें नापी जाती है? तो जो रैम होती है या जो हमारा कोर ऑफ CPU होता है उसको हम नैनो सेकेंड्स में मापते हैं। मेन मेमोरी की स्पीड किसमें मापी जाती है? नैनो सेकेंड्स में। OSI की किस लेयर पे डायलॉग कंट्रोल होता है? डायलॉग कंट्रोल किस पे होता है? तो सेशन लेयर पे होता है। डायलॉग कंट्रोल क्या होता है कि दो कंप्यूटर्स में डायलॉग ट्रांसमिशन कैसे हो, बातचीत कैसे हो, कनेक्शन ओरिएंटेशन कैसे हो। तो OSI की किस लेयर पे डायलॉग कंट्रोल होता है? वो सेशन लेयर पे होता है। ठीक है, डेटा लिंक लेयर को किन दो सब लेयर्स में बांटा गया है? तो एक LLC में बांटा गया है और एक मैक में बांटा गया है। ठीक है, LLC और मैक। दूसरा है, हार्ड डिस्क में डेटा पढ़ने वाला हिस्सा क्या कहलाता है? हार्ड डिस्क में जो डेटा पढ़ने वाला हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रीड एंड राइट हेड, रीड एंड राइट हेड। फिर है लास्ट क्वेश्चन आज का, स्पैम ईमेल को रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाला नेटवर्क फिल्टर कौन सा है? तो बाइसियन फिल्टर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की कंप्यूटर की UPSSC लेखपाल की क्लास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो
तो हमारी क्लास को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इस टाइप की और सारी वीडियोस चाहिए हों तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।